मेरा नाम साफ़िया है। बंगाल में औरतें फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने से पहले अपनी नाभि पर आखिर लहसुन का रस क्यों लगाती हैं? ये एक बहुत खूबसूरत सुबह थी। मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में बिज़ी थी। मेरी चाची का छोटा भाई अयान मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी और ये ऐसी नज़रें थी जो मुझे खुश कर रही थी, क्योंकि मैं आयान को पसंद करती थी। चाची का भाई यहाँ पर आता जाता रहता था और वह भी मुझे बहुत पसंद करता था। मेरी उम्र 17 साल की थी, लेकिन मुझे आयान से प्यार हो गया था। कम उम्र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वह भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग्स रखता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज का सूरज मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाला है। आज के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। चाची का भाई 2 दिन से यहाँ पर आया हुआ था। आया नाश्ता करने के बाद नौकरी के लिए निकल गया था और मैं चाची के साथ घर के कामों में बिज़ी हो गई थी। मेरे माँ और मेरे पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। वह लोग मुझे काफ़ी सालों पहले इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। चाची मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इज्जत की छत दी थी। काम करते हुए टाइम मुझे पता ही नहीं चला और दोपहर हो गई थी। चाची अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं किचन की सफाई करने के लिए किचन में रह गई थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई और जैसे ही दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर एक अजीब सा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी नज़रों में ऐसी चुभन थी कि मैंने जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े ठीक किए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कभी कभी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पलट के मुझे गौर से देखते थे, इसलिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती थी और इस टाइम भी मैंने अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश करने लगी थी। वो आदमी मुझे चाची के बारे में पूछ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा था ताकि अंदर जाकर चाची को बुला लूँ, लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख दिया था और कहने लगा कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूँ, जाओ जाकर अपनी चाची को बुला कर लाओ। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार इस आदमी को यहाँ पर देख रही थी और वह कह रहा था कि वह मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे दरवाज़ा खुला हुआ छोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं फ़ौरन अंदर की तरफ भागी और चाची को इस बारे में बताया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इसके हुलिये के बारे में सुनते ही चाची के चेहरे का रंग बदल गया था। वो कहने लगी कि तुम्हें दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम किचन का काम ख़त्म करो। उसकी बात सुनकर किचन में पहुंच गई थी और चाची दरवाजे पर चली गई थी और फिर मुझे चाची की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो उस आदमी से क्या बात कर रही थी यह तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो बहुत ही खामोशी के साथ और चुपके चुपके की जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि चाची इस आदमी से क्या बात कर रही है और यह आदमी कौन है जो चाची से ही बात करने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ ही देर गुजरी थी कि चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि इस आदमी के बारे में तुम्हें अपने चाचा या फिर भाई आयान से इस बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। चाचा जी रोज़ सुबह सवेरे दूसरे शहर में काम के लिए जाते थे और रात को ही घर वापस आते थे, लेकिन वह दिन में कई बार चाची को फ़ोन करके उनसे बातें करते थे और मेरा भी हालचाल लेते थे। चाचा चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए चाचा मुझे अपनी बेटी के समान ही समझते थे। चाचा जी मेरी बहुत परवाह करते थे, इसलिए चाची ने मुझे सख्ती से समझा दिया था कि मुझे उन्हें कोई भी बात नहीं बतानी है। लेकिन मेरे दिल के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया था कि यह आदमी कौन है जिसके बारे में चाची सबसे छुपाना चाहती है। मुझे तो वह कोई बदमाश आदमी लग रहा था, लेकिन मेरी चाची का उससे क्या संबंध था? फ़िलहाल चाची की बात सुनकर मैंने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया था और ना ही मैंने इस बारे में अयान से कोई बात की थी और ना ही चाचा जी से कुछ कहा था। मैंने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल खुद ही यह बात सब लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। और फिर इसी रात आयान मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जल्दी ही मैं अपनी बहन से तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे
बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी ही हमारी शादी हो जाए। आयान की बात सुनकर मैं हंस दी थी, क्योंकि अभी मैं 17 साल की थी और वह 23 साल का हो चुका था, और फिर अभी उसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी। वह बस थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था। फिर वो मुझे कैसे अपने घर में रखता? इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी। मगर आयान का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वो जल्दी ही मुझे शादी करना चाहता है, और वो अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश हर दिन कर रहा है, और फिर वह मुझे लेकर नौकरी के लिए दूसरे शहर में ही शिफ्ट हो जाएगा। मुझे इस बात पर भला क्या ऐतराज़ हो सकता था? मैंने उससे कह दिया था कि अगर चाची मानती हैं तो फिर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर आयान को बहुत खुशी हुई थी और उसने खुशी से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। उसके इस तरह से छूने से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो दिन तो खामोशी से गुजर गया था, और कुछ दिन बाद वह आदमी फिर से हमारे घर आ गया था। वो आदमी आज सीधे दरवाजे से घर के अंदर चला गया था। अब की बार चाची ने उसे अपने कमरे में बैठा दिया था। मैं किचन में मौजूद थी, तभी अचानक चाची भी किचन में आ गईं और उन्होंने लहसुन उठाया और मुझे कहने लगी, तुम्हें मेरे कमरे की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं खुद तुम्हें आवाज़ न दूँ। मैंने बड़ी हैरानी से अपनी चाची के हाथ में लहसुन पकड़ा हुआ देखा, और वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गईं, और मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। 1 घंटे ऐसे ही गुजर गया था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे चाची ने आवाज़ देकर ठंडा पानी लाने के लिए कहा। मैं 2 गिलास पानी लेकर चाची के कमरे के दरवाजे तक जैसे ही पहुंची, वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और बातें करते करते मुझे देखकर तभी खामोश हो गए। मेरी नज़र खुद ब खुद अपनी चाची पर ठहर गई थी, क्योंकि उनकी हालत कुछ बदली बदली सी मालूम हो रही थी। उनके बाल तो अच्छी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन अब उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में हो रहे थे। इससे पहले कि मैं और गौर से चाची का जायज़ा लेती, तो वह आदमी चाची को कहने लगा कि यह तुम्हारी बेटी है ना? ये तो बड़ी ही खूबसूरत और जवान है। तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? इसके लिए तो तुम्हें आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब तुम्हारी उम्र हो रही है और इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो मेरे लिए अनजान आदमी था। वह न सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ़ कर रहा था, बल्कि उसने मेरी शादी के बारे में भी बात छेड़ दी थी। वो पता नहीं कौन था, तो इतना खुलकर मेरी चाची से बात कर रहा था, और फिर चाची भी हंसकर उसे कहने लगी कि हाँ, इसकी शादी तो करनी ही है मुझे, यही मेरी जिम्मेदारी है। मेरे तो अब उम्र हो रही है, लेकिन अब यह जवान हो गई है। मैं शर्म की वजह से फ़ौरन वहाँ से निकलकर वापस आ गई थी। चाची उस अनजान आदमी के सामने जिस तरह से मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थी, मुझे इस बात पर बहुत बुरा लग रहा था, और उन दोनों के बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ देर बाद वह आदमी वापस गया तो चाची ने मुझे फिर से यही समझाया कि आयान को और अपने चाचा जी को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि अचानक उसी समय आयान घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने घर जाने की बजाय यहाँ पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा तो फ़ौरन मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि ये आदमी कौन था और यहाँ पर क्यों आया था। मैंने इनकार करते हुए सर हिला दिया और कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता है। ये आदमी चाची से मिलने के लिए आया था। आयान सीधा चाची से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया, और फिर न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी थी। चाची आयान को बुरा भला कह रही थी। आयान की आगे से चाची को बहुत जवाब दे रहा था। न जाने उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मुझे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इतना आइडिया ज़रूर था कि बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर बाद यह आयान चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। वो सीधे स्टोर रूम में चला गया था और जाकर बंद हो गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वो हमारे घर पर ही रुकने वाला था। इसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के टाइम पर जब मैं चाची जी को बुलाने के लिए गई तो चाची बहुत ही गुस्से में थी और कहने लगी कि तुम जाओ, जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनके बिहेवियर मेरे साथ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था।
पता नहीं आयान से कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था कि जिस बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। मैंने चाची से इस बारे में पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है, तो वो कहने लगी कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई थी और लगातार फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माता पिता की याद आ रही थी। मैं अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि आयान ने अपनी बहन से न जाने किस बात पर झगड़ा किया है। क्यों उस अनजान आदमी की वजह से उसका और चाची का झगड़ा हुआ है। स्टोर रूम का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उसे जाकर ज़रूर पूछती। आयान जब भी हमारे घर पर आता था तो वो स्टोर रूम में ही ठहरता था, क्योंकि हमारा घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाचा और चाची रहते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी और एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर आयान कभी कभी ठहर जाता था। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह मुझे या तो यह बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे आयान से ही पूछनी थी। लेकिन अगली सुबह उससे भी ज़्यादा कुछ अजीब हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो आयान घर से जा चुका था और चाची भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका बिहेवियर देखते हुए मैं भी उनसे कुछ नहीं पूछ सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में बिज़ी हो गई थी और चाची के कमरे की सफाई करने के दौरान मुझे वहाँ लहसुन का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया, जिसे चाची किचन से बाहर लेकर अपने कमरे में गई थी। मैं सोच रही थी कि चाची लहसुन क्यों उठाकर लाई थी। आखिर उस अनजान आदमी को इस लहसुन का क्या करना था, या फिर चाची ने उस लहसुन का इस्तेमाल किया था क्योंकि वह बहुत ही दबा हुआ लग रहा था। उसे खाया नहीं गया था, उसका छिलका भी उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका रस निकाला गया हो। मैंने करते टाइम उसे फेंक दिया था और सफाई के काम में मैं बिज़ी हो गई थी। फिर शाम के टाइम चाची मुझसे कहने लगी, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि चाची मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा लिया और मैं उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। चाची ने रिक्शा किया और हम रिक्शा में बैठकर चल पड़े। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई थी जब रिक्शा वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया। मैंने चाची से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाज़ार तो पीछे निकल गया है। वो कहने लगी दूसरा सामान खरीदना है, इसलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका बिहेवियर मुझे पहले से कुछ बेहतर लग रहा था और काफ़ी देर बाद हम एक अजीब से बाज़ार में पहुँच गए जहाँ भीड़ भाड़ तो थी, लेकिन लोग काफ़ी अजीबोगरीब मालूम हो रहे थे। हम रिक्शा से उतरे तो चाची मुझे किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने हुए एक घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। चाची कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही हैं। चाची ने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगी, परेशान मत हो, ये तो तुम्हारी चाची ही हैं, तुम यहाँ बेफिक्र होकर बैठो, बस कुछ देर में मैं वापस आती हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहाँ से पलट गई और औरत ने मुझे अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर जैसे जैसे वह मुझे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक अजीब सी बू महक रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे आइडिया हो गया कि किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूँ, ये जगह अलग ही जगह है। दरवाजे के पास छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियाँ खड़ी हुई थीं जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके कपड़े, उनके चेहरे पर भरा हुआ मेकअप मुझे एक अलग ही सच्चाई बता रही थी। मैं चलते चलते रुक गई तो एक औरत पलटकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वह औरत ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि इस दरवाजे के अंदर आने के रास्ते तो हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुकी हैं। अब ना ही वह कभी लौट कर वापस आएंगी और ना ही तू कभी यहाँ से वापस जा पाएगी। यह मेरी दुनिया है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। तू भी एक औरत है, इसलिए तुझे भी यहाँ पर रहकर मेरा कहना मानना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैंने अपना हाथ उसके
हाथ से कस के छुड़वाया और मैंने कहा कि मैं यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहूँगी और मेरी चाची कुछ देर में आती ही होंगी। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ ली और कमीज़ ज़ोर से खींची, जिससे मेरी कमीज़ फट गई। फिर मैंने मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा और मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वो औरत मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तेरी चाची तुझे यहाँ पर बेच कर गई है और अब तू मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैंने तेरी महंगी कीमत दी है। चल अब जाकर तैयार हो, रात को कस्टमर आएंगे और तुझे भी यहाँ लाइन में खड़ा होना होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस समय हक्का बक्का थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मेरी चाची मेरी माँ की तरह थी। पिछले 4 साल से मैं अपनी चाची के साथ रह रही थी। वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है? मैं चाहकर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक भयानक सपना है कि कुछ देर बाद मेरी आंखें खुलेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह मेरी बदकिस्मत थी कि वह कोई सपना नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। वो दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे से कमरे में ले गई। उसने खुशबूदार पानी बनाया और मुझे उसमें स्नान करवाया। मेरी चीखने चिल्लाने की, रोने धोने की का उस औरत पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगी कि तुझ जैसी लड़कियां यहाँ रोज़ आती हैं, 1-2 दिन रोती हैं और इसके बाद खुद ही खुशी खुशी बिस्तर पर चली जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह मेरी ज़िंदगी है, इसलिए तुम भी अब खुशी खुशी यह ज़िंदगी स्वीकार कर लो। जो भी है, जैसे भी है, यह तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए खुशी खुशी इस काम को कर लो, वरना सायरा बानो इसी काम को तुमसे ज़बरदस्ती करवाएंगी और तुझे तकलीफ़ भी ज़्यादा होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वह मुझे इस धंधे में उतारना चाहती थी। वह मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई, जहाँ से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो कहने लगी, देखो वह लड़की सायरा बानो की बात नहीं मान रही थी, इसलिए उसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। इस बेचारी को ना खाने को कुछ दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी ना खाने को कुछ दिया जाएगा और ना ही पीने को, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी ज़बरदस्ती करने पर मैंने खुशबूदार पानी से स्नान किया था और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह पहले वाली औरत, जिसका नाम शायरा बानो था, वह वापस आ गई। उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज़ है। तेरे तो बड़े अच्छे दाम लगेंगे। मैं तेरी चाची को भी बहुत पैसा दी हूँ और सारा पैसा मैं तेरे शरीर को बेचकर वसूल करूँगी। सायरा बानो भद्दी सी हंसी हंसी तो उसके पान से सने हुए दांत दिखाई दिए। ये नज़ारा मैंने अक्सर फिल्मों में ही देखा था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आ जाएगा। अब भी मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरी चाची मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गई हैं। वो ज़ोर से हंसी और कहने लगी, वह तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं और माल हम तक क्यों लाया जाता है यह हमें नहीं मालूम। वो दूसरी औरत, जिसका नाम बेगम जान था, सायरा बानो से अभी कहने लगी कि यह अभी छोटी है ना, इसे अभी हमारे काम के बारे में कुछ पता नहीं है। इसे कस्टमर के हवाले करने की बजाय पहले महफिल में नाचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब यह कुछ समझदार हो जाए तो इसे किसी अच्छे और महंगे ग्राहक के सामने पेश करना, ताकि इसका सही पैसा वसूल हो सके। उस औरत की बात सायरा बानो को समझ आ गई और वो कहने लगी, ठीक है, इसे नाचने गाने की तैयारी कराओ। इस बात का हुक्म देते हुए वह खुद कमरे से बाहर निकल गई। बेगम जान मेरी तरफ देखकर कहने लगी, कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो इस दुनिया में आज नहीं तो कल तुम्हें कस्टमर के पास जाना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं भी जब यहाँ आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी। मुझे तो यहाँ पर मेरी सगी माँ ने बेचा था, क्योंकि उसे तो बस पैसे से मतलब था। उसने कभी अपनी बेटी से प्यार ही नहीं किया था। उसे बेटियां बोझ लगती थी, इसलिए वह मुझे यहाँ बेचकर चली गई थी। तब से आज तक मैं हर रोज़ किसी न किसी कस्टमर के पास होती हूँ, क्योंकि अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, जिस पर सायरा बानो खुद अपने नौकरों के साथ पहरा देती है। इसलिए यहाँ से कभी फ़रार होने के बारे में मत सोचना, वरना सायरा बानो तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। बेगम जान बहुत ही अच्छी और बहुत
मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसकी बोलचाल भी मुझे बहुत पसंद आई थी। बाकी तो यहाँ कोई औरत ढंग से बात ही नहीं करती थी। वो मुझे न सिर्फ प्यार से समझा रही थी बल्कि खुद भी नाच सिखाने लगी थी, जबकि मैं सारा टाइम रोती रहती थी। मुझे अपनी इस किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी चाची ही यहाँ पर छोड़कर चली गई हैं। और फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। अब तो रोते रोते मेरी आँखों का पानी भी सूख चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया था और सोच लिया था कि ज़्यादा रन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी चाची मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएंगी। न जाने उन्होंने मुझे किस बात का बदला लिया है। अयान ने उनसे आखिर ऐसा क्या कहा था कि वो मुझे अगले ही दिन इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरी चाची ने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया, लेकिन फ़िलहाल इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। बेगम जान ने मुझे 1 महीने तक इस महफ़िल के रूल्स और नाचना भी सिखा दिया था और फिर मुझे भी इस महफ़िल का हिस्सा बनाए जाने लगा था, जहां शराब के नशे में डूबे हुए आदमी हमारे सामने बैठ जाते थे और हमें अजीबोगरीब कपड़ों में उनके सामने अपना नाच पेश करना पड़ता था। पुरानी लड़कियां तो नाचने में काफ़ी माहिर हो गई थी। वह इस काम को बड़ी आसानी से कर लिया करती थी, लेकिन मेरे लिए यह काम बहुत ही मुश्किल था। मैंने सारी ज़िंदगी आयान के सिवा किसी को नहीं देखा था और ना ही कभी घर की चारदीवारी से अकेले में बाहर निकली थी। यहाँ इतने अनजान आदमियों के आगे अपना जलवा पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जहाँ कहीं मेरे कदम रुकते तभी सायरा बानो हाथ में पकड़ा हुआ चाबुक घुमाकर मेरी कमर पर दे मारती थी और सभी लोग इस बात से अनजान होते 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मुझे समझ आ गया था कि अब यही मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ पर सायरा बानो लक्ष्मीबाई के इशारों पर नाचना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं सही से नाच नहीं करती थी मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था और फिर मैं सारा दिन भूखे प्यासे तड़पती रहती। इसलिए मैंने भी नाचने में बराबर से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और फिर इसी तरह 1 महीने और गुजर गया था कि एक अमीर आदमी कोठे पर चला आया और उसने आते ही सबसे पहले मेरे दाम लगाए थे। वो मुझे 50,000 की कीमत पर 1 रात के लिए ख़रीदना चाहता था और वह बहुत बड़ी रकम थी। सायरा बानो तो खुशी खुशी फ़ौरन ही राज़ी हो गई थी। उसने उस आदमी से 50,000 ले लिए और उसे एक छोटे से कमरे में भेज दिया और बेगम जान से कह दिया कि वह मुझे तैयार करके उस आदमी की सेवा में पेश कर दे। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी। नाचने को तो मैं अपना चुकी थी, लेकिन अब तक मैंने किसी कस्टमर के साथ रात नहीं गुजारी थी। बेगम जान मुझे अपने साथ ले गई और अपने हाथों से मुझे तैयार करते हुए कहने लगी कि तुम जितना ज़्यादा शोर करोगी कस्टमर तुम्हें उतना ही परेशान करेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से उसके साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाओ। 1 रात के लिए समझ लो कि यही तुम्हारा पति है और ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बेगम जान मुझे तैयार करके शीशे में मुझे दिखाते हुए कहने लगी कि कभी कभी हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिट्टा शरीर यह तुम्हारे लिए सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं है। अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती तो कोई तुम्हारे दाम भी नहीं लगाता। मैं भी अपनी इस खूबसूरती से तंग हो चुकी हूँ। मैं 42 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और मेरे शरीर का चमक दमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देती है। कोई न कोई मेरा दाम लगा ही देता है और फिर मुझे खुद को उसके सामने पेश करना पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो तुम्हें यह सब कुछ झेलना होगा। बेगम जान मुझे दिमागी तौर पर तैयार कर रही थी और मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार चाची और आयान की याद सताती रही। मुझे अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि चाची मुझे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर गई हैं और इस सब के लिए शायद आयान जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई थी तो बेगम जान ने मेरी नज़र उतारी और कहने लगी कि गहरी सांस भर के कमरे में दाखिल हो जाना और ख़ुद को उस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास भी इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इस छोटे से कमरे के अंदर चली गई जहाँ पर एक नन्हा पीला सा बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी सी रोशनी में मुझे सब कुछ भयानक लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही मैं इस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और इससे कहूंगी कि वह मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती ना करे। मैं रहम की भीख मांगूंगी तो
उसे मुझ पर तरस आ जाएगा। वैसे भी मैं कम उम्र की थी और जिस आदमी ने मुझे ख़रीदा था वो 35 या 40 साल की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वो मेरे पिता जैसा ही था, मगर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आने वाले आदमी भी इतने ही पत्थर दिल के होते हैं जितनी यहाँ की औरतें हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर इस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी जैसे ही उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था। एक आंख बिल्कुल लाल हो रही थी और इसकी नज़रें मेरे शरीर पर टिकी हुई थी। मुझ पर इतना डर सवार हुआ था कि मैं वापस बाहर निकलने लगी थी। तभी उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा कि तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भागी जा रही है। उसके मुख खोलते ही शराब की बदबू मेरी सांस बंद कर दी थी। मैं उसके आगे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया था। वह कहने लगा कि चल अब सीधी तरह से बिस्तर पर आ जा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझ जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे सीधे बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर मेरे दिमाग में बेगम जान की बात घूमने लगी थी। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस जरूर लगा लेना। उन्होंने एक लहसुन की छोटी सी कली को छिलकर उस पर नाखून मारकर मुझे दे दिया था। मैंने उसे मुट्ठी में बंद कर लिया था, जिसे मैं इस्तेमाल करना भूल गई थी। जैसे कि मुझे बेगम जान की बात याद आई, मैंने जल्दी से वह लहसुन की कली अपने नाभि पर मलनी शुरू कर दी थी ताकि उसका रस मेरी नाभि पर लग जाए। कुछ ही देर में मैंने पूरी लहसुन की कली अपनी नाभि पर मल ली थी और फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था जो मेरे साथ होने वाला था। उस आदमी ने सारी रात पूरी तरह से अपने पैसे वसूल कर लिए थे। मेरा रोने धोने का कोई काम नहीं आया था। वो आदमी तो बिल्कुल ही पत्थर दिल था। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वह शराब के नशे में चूर था या फिर उसकी ये आदत थी। मेरे लिए एक मिनट भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे रात खत्म ही नहीं हो रही है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी और मैं पूरी तरह बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो बेगम जान मेरे सामने मौजूद थी। वो कस्टमर सुबह होने से पहले ही जा चुका था। बेगम जान मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। कहने लगी कि बस पहली रात ही मुश्किल होती है, अब तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे लिए कुछ भी आसान हुआ है। गुजरी हुई रात बहुत ही भयानक थी। मैं होश में आने के बाद भी चिल्ला रही थी। बेगम जान मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गईं और सारा दिन मैं बस उनके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे यह दिन न देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। ये रिश्ते सिर्फ दिखावे के ही होते हैं। मेरी चाची, जिसे मैं अपनी माँ की जगह देती थी, उन्होंने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान को भूल चुकी थी। मेरा नाम साफ़िया था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम गुलजान रख दिया गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे। मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम पहले कभी साफ़िया था। सारा दिन मैं बेगम जान के पास रही। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं किसी कस्टमर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। कोठे पर रहने वाली लड़की की कीमत न लगे। 2 दिन खामोशी से गुजर गए और तीसरे दिन एक 50 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया था। मैंने सायरा बानो से इनकार करना चाहा तो उन्होंने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, यहाँ इनकार की गुंजाइश ही नहीं है। अगर तू कस्टमर के पास नहीं जाएगी तो मैं खुद कस्टमर के आगे तुझे फेंक आऊँगी। मैं बेगम जान के आगे मौजूद हो गई थी। सायरा बानो ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया था और साथ ही मेरी मुट्ठी में लहसुन भी पकड़ा दिया था। इसे अपनी नाभि पर लगाना मत भूलना। मैंने खामोशी से वह लहसुन मुट्ठी में दबाया और मारे कदमों से उस कमरे में पहुंच गई। मैंने खामोशी से इस बुढ़े के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया था। बेगम जान की बात सही साबित हुई थी। जब मैं शोर शराबा नहीं की तो कस्टमर ने भी मुझे परेशान नहीं किया था, लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले ही मैंने अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगा लिया था। इस लहसुन से आखिर क्या होता था? बेगम जान ने मुझे यह क्यों लगाने के लिए दिया था, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और अपनी इज्जत गंवा रही थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे अभी भी आयान की याद आती थी। क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा? उसने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया? क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा?
क्या वह मुझे भूल चुका होगा? बस ये हमेशा यही सोचती रहती थी। वो कस्टमर चला गया था और मैं खामोशी से बेगम जान के कमरे में चली गई तो मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहने लगी, तुम कस्टमर के पास जाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगा लेती हो ना? बेगम जान की बात पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। बेगम जान ने कहा, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों से नहीं बचा सकती। तुम्हारी पहचान बदल गई है। अगर तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगी तो यह समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम एक धंधा करने वाली औरत बन गई हो। बेगम जान मुझे हमेशा यही समझाती थी कि कभी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना, और बेगम जान की बातों को अपने दिमाग में बसा लिया था मैंने। ऐसे ही मुझे 8 महीने यहाँ पर रहते हुए गुजर गए थे। अब तो इस काम की आदत सी हो गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया करती थी। मैं जो कभी आयान की दुल्हन बनने के सपने देखती थी, अब हर रात ही हर नए मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात बेगम जान मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी और ये ज़रूर बताती थी कि इसे बिस्तर पर जाने से पहले लहसुन अपनी नाभि पर ज़रूर लगा लेना। एक दो बार मैंने इसके बारे में बेगम जान से पूछा कि लहसुन में ऐसा क्या है जो आप मुझे हर बार देती हो, और यह कहने लगी कि वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना, किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल करना ज़रूर। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि बेगम जान बीमार थी, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करा रही थी, और वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज मुमकिन कहाँ है। हमारे तो यहाँ अपना कोई नहीं है और हमारी फ़िक्र कौन कर सके। मेरी फ़िक्र करने वाली यहाँ पर सिर्फ बेगम जान थी। अगले ही दिन मेरे पास सायरा बानो आई और कहने लगी कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास कस्टमर आएगा। ये कहकर सायरा बानो चली गई और मैं तैयार होने लगी, क्योंकि अब मुझे इस दुनिया की आदत हो गई थी। मैं जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम जान ने फिर आकर मुझे लहसुन का टुकड़ा पकड़ाया। मैं आज सोच में पड़ गई थी कि आखिर बेगम जान मुझे यह लहसुन क्यों देती हैं। आज मैं उनसे इस सवाल का जवाब पूछ कर ही रहूँगी, लेकिन मुझे कस्टमर के पास जाने के लिए देर हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं वापस आऊँगी तो उनसे इस सवाल का जवाब ज़रूर पूछूंगी। कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैं कस्टमर के कमरे के पास पहुंची, लेकिन इससे पहले मैं लहसुन के रस को अपनी नाभि पर लगा ली थी। हालांकि मैं इतना ज़रूर जानती थी कि काम के पीछे कोई न कोई ख़ास बात ज़रूर है। मेरे दिमाग में बार बार लहसुन वाली बात घूम रही थी। अगर मुझे कोई इस बारे में बता सकता था तो वो सिर्फ बेगम जान ही थी, और आज मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं आज उनसे पूछ कर ही रहूँगी, क्योंकि हर बार वो मुझे लहसुन देना नहीं भूलती हैं। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस कमरे में मौजूद मर्द कोई और नहीं बल्कि आयान ही था। वो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा हुआ था और मुझे देखते ही वो एकदम उछल पड़ा और फिर मेरे पास आकर हैरानी से पूछने लगा, साफ़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और पीछे हटाकर कहा, मैं सफ़िया नहीं हूँ, मेरा नाम गुलजान है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सफ़िया बनकर आयान का सामना करती। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। सालों से इस कोठे पर मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी। आयान ने आकर मेरे कंधे से पकड़कर मुझे झकझोर दिया। कहने लगा कि अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सफ़िया ही हो। तुम यहाँ कैसे पहुँची? मुझे तो मेरी दीदी ने यही बताया था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। आयान की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बहन थी। यह बात सुनकर वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि जब से मेरी बहन को तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वो तुमसे नफ़रत करने लगी थी। इसलिए वो अनजान आदमी को अपने फ़ायदे के लिए बुलाती थी, क्योंकि जीजा जी तो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। मुझे उनके इस प्लान के बारे में पता चल गया था, तभी तो मैं तुम्हें दूसरे शहर में ले जाने की बात करता था। लेकिन जब उस दिन हम लोग बातें कर रहे थे तो यह बात मेरी बहन ने सुन ली थी, और वो आदमी दीदी से मिलने के लिए आता था, क्योंकि वह कोठे का दलाल था। मैं अपनी बहन की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था। जब जीजा जी घर पर नहीं होते थे तो वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। यह बात तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता था। मैंने अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो लगातार जीजा जी को धोखा देती थी, और उस दिन भी उस आदमी को घर से निकलता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आ गया था, और इसी बात पर मेरी बहन
के साथ झगड़ा हो गया था। फिर उसके अगले ही दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मुझे उसकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने रो धोकर मुझे इस बात पर यकीन दिला दिया था। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कई जगह तलाश करने की कोशिश की, तुम मुझे कहीं पर नहीं मिली। उन्होंने जीजा जी को भी यही बात बताया कि आपकी भतीजी भाग गई है, और मुझे भी फिर यही लगने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे चाची की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। चाची बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है, और यह सब कुछ उनके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बिना माँ बाप की बच्ची को सताया है। अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने तुम्हें इस कोठे पर छोड़ दिया। आयान रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि उसने मुझे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। आयान मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, तो वो खामोशी से वहाँ से चला गया। उसने मुझसे जिद इसलिए नहीं की क्योंकि वो जान चुका था कि मैं एक वेश्या हूँ, और इस हाल में वह मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही उसे ये समाज मुझे एक्सेप्ट करने देगा। आयान की हालत मेरी बेवफाई में ऐसी हो गई थी कि वो अपने आप को शराबी बना लिया था, और वो कोठे पर भी जाने लगा था। वो अपनी रात पूरी किए बिना ही वहाँ से शर्मिंदा होकर चला गया, और मैं बेगम जान के कमरे में आई थी। लेकिन जैसे ही मैं बेगम जान के कमरे में आई तो देखकर हैरान रह गई कि बेगम जान बेहोश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उनको छूकर देखा तो उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह इस दुनिया से जा चुकी थी। यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बेगम जान को ही अपना सब कुछ मानती थी, और आज वह मुझे इस दुनिया में छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन उनकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी जिस पर उनकी पूरी कहानी लिखी हुई थी, और वह किस तरह से इस कोठे पर आई थी, उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। और साथ ही साथ चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ था कि इस लहसुन के रस को नाभि पर लगाने से क्या होता है। दरअसल इस लहसुन के रस को नाभि पर लगाने से औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती है, और वो तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहती है। बेगम जान को यह सब कुछ बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन जब उन्हें यह नुस्खा पता चला तो मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र रहती थी, इसलिए वो हर बार मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी। पर अफसोस की बात यह थी कि बेगम जान इस दुनिया से जा चुकी थी, और अब कोई भी मुझे यहाँ लहसुन पकड़ाने वाला नहीं था, और मैं अब यहीं इस कोठे पर अपनी बची कुची ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आज भी मुझे बेगम जान की याद आती है, जिसे मेरी इतनी फ़िक्र थी। लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगाने से मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है, और ना ही मैं किसी कस्टमर से प्रेग्नेंट हुई हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले।